जय महाकाल दोस्तों। आज हम जो बात करेंगे हमारे पटवारी के प्रश्न पत्र है, उन्हीं पे हमारी लगातार चर्चा चल रही है। तो आज जो हमारा सेशन आने वाला है वो हमारा 12 दिसंबर 2017 का जो शिफ्ट नंबर फर्स्ट है उसी के ऊपर हम चर्चा करेंगे। तो देखिएगा आगे सवाल क्या बोलते हैं। चलो भाई बढ़ते हैं सवालों की तरफ, लेकिन उसके पहले एक शानदार बात है कि खुद पर विश्वास करना एक जादू जैसा है। अगर आप ये कर सकते हो, कुछ भी कर सकते हो। मतलब बहुत सही बात बोली है कि आप अगर अपने आप पे भरोसा करते हैं तो जीवन में जो भी आप करना चाहेंगे सब कुछ संभव है। यानी कि बिलीव इन योर सेल्फ। अगर आप अपने आप पे भरोसा करते हैं तो जिंदगी में सब कुछ हो जाता है जो आप करना चाहते हैं। चलो तो सवाल शुरू करते हैं हम। पहला क्वेश्चन देखते हैं हमारा। पहला क्वेश्चन हमसे क्या बोलना चाह रहा है। पहला क्वेश्चन है, संख्या 64 और 36 में गुण है कि वे अपने इकाई अंक से विभाज्य है। 20 और 60 के बीच संख्याओं में से कितनी संख्याएं ऐसी है जिनके द्वारा इस गुण को संतुष्ट किया जाता है। यानी कि पहले आप इस सवाल को समझेंगे कि एक हमारे पास क्या है 64 और एक हमारे पास क्या है 36। क्लियर है दोस्तों। अब संख्या 64 और 36 में गुण है कि वे अपने इकाई अंक से विभाज्य है। देखो आप दोनों में अगर आप इकाई अंक देखेंगे तो इसका इकाई अंक कितना है 4। तो देखो क्या है 4 से डिवाइड है, बिल्कुल 4 से डिवाइड है। कितनी बार? ये 4 से डिवाइड है 16 बार। और इसका इकाई अंक अगर हम देखते हैं कितना है दोस्तों 6 है। मतलब ये 6 से कितनी बार डिवाइड है 6 बार। मतलब जो गुण इन दोनों संख्याओं में है वैसा का वैसे ही गुण आपको चाहिए 20 और 60 के बीच की संख्याओं में से कितनी संख्याएं जिनके द्वारा इस गुण को संतुष्ट किया जाता है। क्लियर है दोस्तों। तो चलो अपन बढ़ते हैं। तो आप सबसे पहले देखेंगे कि वो बोलना क्या चाह रहा है। वो बोलना चाह रहा है 20 और 60 के बीच। किसके बीच भाई? अरे 20 और 60 के बीच। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं एक अंक वाले। यानी कि क्या, यहां पर अगर हम जाएं तो एक आ जाएगा हमारे पास 21, एक आ जाएगा हमारे पास 31, एक क्या आ जाएगा हमारे पास 41 और एक क्या आ जाएगा 51। यानी कि आप देखो 20 और 60 के बीच देखो ये एक से डिवाइड, ये एक, ये एक और ये एक। यानी कि ये सारे के सारे जो एक अंक से डिवाइड हो जाएंगे। एक अंक से डिवाइड होने वाले अंक हमारे पास कितने? 4 है। क्लियर दोस्तों। अब वैसा का वैसे ही हम क्या कर लेते हैं भाई, एक हम कर लेते हैं 22, एक हमारे पास क्या आ जाएगा 32, एक क्या आ जाएगा 42 और एक क्या आ जाएगा 52। अब आप देखो कि ये सारे के सारे अंक 2 से डिवाइड हो रहे नहीं हो रहे, बराबर होते। इनकी संख्या भी कितनी है दोस्तों? 4 है। क्लियर एकदम। अब आ जाते हैं हम 3 पर। तो क्या 23 डिवाइड होगा 3 से? बिल्कुल नहीं होगा। 23 के बाद 33 3 से डिवाइड हो जाएगा, बिल्कुल सही बात है ना भाई। 33 के बाद 43 डिवाइड नहीं होगा। 43 के बाद 53 डिवाइड नहीं होगा। मतलब ये संख्या कितनी है हमारे पास? एक ही है। क्लियर है दोस्तों। अब इसके बाद जाते हैं हम भाई 4 वाले पे। तो 4 वाले पे सबसे पहले कितना आता है? 24, बिल्कुल डिवाइड हो जाएगा। 34 नहीं। 44 डिवाइड हो जाएगा, बिल्कुल हो जाएगा। 54 बिल्कुल नहीं। कितने 4 अंक वाले? 2 है। उसके बाद हम आ जाते हैं 5 पर। तो क्या आ जाएगा? 25, क्या आ जाएगा भाई? फिर 35 आ जाएगा, फिर क्या आ जाएगा भैया? 45 आ जाएगा और फिर क्या आ जाएगा? 55। देखो इनके इकाई के अंक डिवाइड है नहीं है, बराबर है। तो ये कितने हो गए हमारे? 4। इसके बाद हम आ जाते हैं 6 पर। तो 6 26 नहीं, 36 बिल्कुल 6 से डिवाइड होगा। 36 के बाद 46 56, सिर्फ एक ही अंक हमारे पास, तो यहाँ हम 1 लिख देंगे। क्लियर है दोस्तों। अब आगे जाते हैं हम काय पर? 27 पर। 7 नहीं, 37 नहीं, 47 नहीं, 57 नहीं। मतलब 7 वाले में कोई नहीं है। 8 में 28, 8 से डिवाइड कहाँ है? 38, 8 से डिवाइड नहीं है। 48 बिल्कुल 48 डिवाइड है भाई। एकमात्र 48 ही है जो 8 से डिवाइड है। 58 नहीं। तो यहाँ भी कितना आ गया भाई? 1 आ गया। क्लियर है दोस्तों। अब आ जाते हैं हम कहाँ पर? 9 वाले पर। अब 9 वाले पे हम जैसे ही आएंगे तो भाई हमारा एक क्या बन जाएगा? 29 नहीं, 39 नहीं, 49 नहीं, 59 भी नहीं। मतलब जो हमारी संख्या बनेगी वो कितनी बनेगी? 4, 8, 9, 2 11, 11 और 4 कितने हो गए भाई? 15, 16 और 17। मतलब जो हमारी संख्या है वो कितनी है? टोटल की टोटल वो संख्या हमारी कितनी है भाई? 17 है। क्लियर दोस्तों। यानी कि संख्या 64 और 36 में गुण है, वही का वही गुण 20 और 60 के बीच 17 संख्याएं ऐसी हैं जिनमें गुण क्या है? विद्यमान है। क्लियर है दोस्तों। चलो फिर आगे बढ़ते हैं हम अगले क्वेश्चन की तरफ रुक करते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है, एक व्यापार में एक व्यापार में 1 लाख रुपए का निवेश करता है। 4 माह पश्चात बी 50,000 रुपए के साथ उसमें शामिल हो जाता है। बी के शामिल होने के 2 माह पश्चात सी भी 1.5 लाख रुपए के निवेश के साथ शामिल हो जाता है। वर्ष के अंत में लाभ 50,000 रुपए था। लाभ में बी का हिस्सा क्या होगा? तो सबसे पहले देखिएगा कितने लोग हैं।
एक ए है हमारे पास, एक कौन है हमारे पास, बी है, और एक कौन है, सी है। सबसे पहले देखो कि 4 4 0 इनमें सब में क्या आ रहा है, कॉमन आ रहा है, तो इन 4 4 0 को आप क्या कर दीजिएगा, सबसे पहले हटा दीजिएगा, यानी ये क्या बच गया 10, उसके पास कितना बच गया, बी के पास 5, और सी के पास कितना बच गया, हमारे पास 15। क्लियर है दोस्तों, यानी एबीसी का आपने वैल्यू लिख दिया, ए का वैल्यू 10, बी का वैल्यू 5 और सी का वैल्यू कितना है, 15। ए एक व्यापार में 1 लाख रुपए निवेश करता है 4 माह पश्चात बी, मतलब इसके बारे में अगर कुछ भी नहीं बोल रहा तो इसका सीधा फंडा है कि ये व्यक्ति 12 महीने ही काम करेगा, और ये व्यक्ति कितने महीने बाद आ रहा है, 4 महीने बाद आ रहा है, तो ये व्यक्ति काम कितने महीने करेगा, 8 महीने बाद, 8 महीने काम करेगा। और बी के शामिल होने के 2 माह पश्चात सी भी, यानी कि ये बंदा 4 महीने बाद आया था, इसके भी 2 महीने बाद सी आया, मतलब ये काम कितने महीने करेगा दोस्तों, 6 महीने करेगा, यानी कितना हो गया 12 10 120, ये कितना हो गया 8 5 40, और ये कितना हो गया 15 6 90। क्लियर दोस्तों, देखो आप ये 0 0 0 कट जाएंगे, और वर्ष के अंत में उन्हें जो लाभ हुआ वो कितने का हुआ है, 50,000 का हुआ है भाई, ऐसा लिख देंगे हम कि उनके वर्ष के अंत में 50,000 का लाभ, और टोटल कितना हो गया भाई, 12 और 4 16 और 9 कितने हो गए 25, यानी 25 से कितनी बार कटा, 2 बार, यानी कि इसका वैल्यू कितना आ गया 2000, यानी एक का वैल्यू 2000 आ गया। तो उसने पूछा है लाभ में बी का हिस्सा कितना है। अब आप आराम से देखिए कि आपके पास बी कितना है, बी आपके पास 2 है, तो आप क्या करेंगे दोस्तों, 2000 में 4 का गुना कर देंगे तो आपका जो आंसर है वो बन जाएगा बी वाला, यानी कि ऑप्शन नंबर बी आपका एकदम क्या होगा दोस्तों, सही होगा। क्लियर है ना, देखो कुछ नहीं करना, सबसे पहले देख लो कॉमन कॉमन चीजें क्या है, जितनी जितनी कॉमन कॉमन चीजें रहे उतनी उतनी आप हटा दीजिएगा। जैसे इसमें कॉमन चीजें थी 4 0 4 0 4 0, मैंने सबसे पहले क्या किया, किन चारों जीरो को रिमूव किया, ए के पास कितना बचा 10, बी के पास 5 और सी के पास कितना 15। ए के बारे में किसी प्रकार की कोई चर्चा नहीं की जा रही है, यानी कि वो व्यक्ति शुरू से लास्ट तक काम में बना रहेगा, यानी कि 1 वर्ष है तो पूरे महीने कितने हो गए 12। बी 4 माह के बाद आता है, 4 माह के बाद आता है, मतलब अगर कोई व्यक्ति 12 महीने काम करना चाहता है और 4 माह बाद आता है तो काम कितने महीने करेगा, 8 महीने। क्लियर, सी भी बी के 2 महीने बाद आ जाता है, जब उसके 2 महीने वो बाद आ रहा है, पक्की बात है कि वो काम कितने महीने करेगा, 6 महीने करेगा, यानी कि ए 12 महीने काम करेगा, बी 8 महीने काम करेगा, और सी कितने महीने काम करेगा, 6 महीने काम करेगा। 12 का गुना 10 में किया 120 आ गया, 5 का गुना 8 में किया 40 आ गया, 15 का गुना 6 में किया कितना आ गया, 90 आ गया। 0 0 0 आपने काट दिया, कुल लाभ आपको 50,000 हुआ, 12 4 16 और 9 कितने 25, यानी 25 बराबर कितने आ गए 25,000, यानी एक का वैल्यू कितना आ गया 2000। जब एक का वैल्यू अपना 2000 आ गया तो उसने पूछा बी का हिस्सा कितना है, तो बी का वैल्यू कितना है 4, यानी कितना आ जाएगा आंसर आपका 8000। क्लियर दोस्तों, चलो आगे चर्चा करते हैं हम अगले सवाल की तरफ। अगला है 6 घंटे में कार द्वारा की गई यात्रा की दूरी क्या है यदि उसकी गति 55 किलोमीटर प्रति घंटे, यानी बहुत छोटा सा सवाल दे दिया उसने कि भाई उसकी चाल कितनी है, उसकी चाल है भाई 55 किलोमीटर प्रति घंटे, और कोई व्यक्ति 6 घंटे तक चलता है तो एच से एच कट जाएगा, यानी 55 6 कितना हो जाएगा 330 किलोमीटर, यानी वो कितनी दूरी तय करेगा, यानी कि वो 330 किलोमीटर की दूरी को क्या करेगा, तय करेगा, यानी कि ऑप्शन नंबर बी हमारा एकदम क्या हो जाएगा दोस्तों, सही हो जाएगा। क्लियर है, चलो और हम आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन क्या है हमारा, अगला क्वेश्चन है 2x² प्लस 2x प्लस 9 इक्वल टू 0, यानी ये हमें दे रखा है 2x² प्लस 2x प्लस 9 बराबर 0, तो 2x प्लस 1 का होल स्क्वायर का मान क्या होगा। क्लियर है दोस्तों, यानी ये हमको दिया गया और ये हमसे पूछा गया है किसके बराबर होगा, तो आप इसका वर्ग है तो देखो भाई a प्लस बी का होल वर्ग बन गया, यानी 2 का वर्ग कितना हो जाएगा 4, और x का वर्ग कितना हो जाएगा x², वो क्या आ जाएगा प्लस में 1, और 2 और 2 कितने हो गए 4x, यानी कि a प्लस बी का होल स्क्वायर लग गया, यानी a² प्लस b² प्लस 2ab। इसको थोड़ा सा सही कर लेते हैं, यानी 4x² प्लस 4x प्लस 1। क्लियर दोस्तों, अब देखो पूरे समीकरण में कहीं मान दे रखा है क्या 4x² का, नहीं नहीं नहीं, हमारे पास जो मान है वो कितने का 2x² का है, तो हम थोड़ा सा क्या करेंगे इस समीकरण को साइड में लिखेंगे, यानी कि 2x² प्लस 2x प्लस 9 और इक्वल टू में क्या 0। अब देखो हमारे पास 2x² प्लस 2x प्लस 9 है और हमें बनाना है 4x² प्लस 4x प्लस 1।
तो मैं क्या करूंगा कि भाई 4x² बनाने के लिए पूरे के पूरे समीकरण में काय का गुना कर दूंगा, 2 का। अब 2 का गुना अगर मैंने 2 में करा तो क्या हो गया, 4x² प्लस 4x, और 2 इंटू 9 कितना हो जाएगा, 18। अब आप आराम से देखिएगा भैया कि अगर हम इस मान को उधर ले जाएं तो क्या 4x² प्लस 4x और बराबर में प्लस का उधर जाके माइनस का नहीं हो जाएगा दोस्तों। यानी कि आराम से देखिएगा ये कितना हो जाएगा, 4x बराबर, ये 0 था, ये उधर जाके प्लस का काय का हो जाएगा, माइनस का, यानी माइनस के, यानी कि जो आपका 4x² प्लस 4x है, यहां पर आप क्या रख देंगे, माइनस के 18, और माइनस के 18 प्लस का 1, यानी माइनस के 18 में से 1 जाएगा तो आंसर कितना आ जाएगा, माइनस के 17। क्लियर है दोस्तों, यानी कि ऑप्शन नंबर सी आपका एकदम क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। मैं एक बार और सवाल को समझाता हूं, आप ध्यानपूर्वक देखिएगा। यदि 2x² प्लस 2x प्लस 9 बराबर 0, तो 2x प्लस 1 का होल स्क्वायर किसके बराबर होगा। तो सबसे पहले हमसे पूछा गया है 2x प्लस 1 का होल स्क्वायर पूछा है, यानी कि a प्लस बी का होल स्क्वायर। तो यानी कि 2x का वर्ग करेंगे तो 2 का वर्ग 4, और x का स्क्वायर x हो जाएगा, x का स्क्वायर क्या हो जाएगा, x² हो जाएगा, प्लस 1 का स्क्वायर 1 हो जाएगा, और 2 का गुना 2 में करेंगे तो क्या आ जाएगा, 4x। अब समीकरण को थोड़ा संतुलित करा हमने, यानी कि 4x², 4x को इधर ले आए तो ये 4x प्लस 1 हो गया। अब समीकरण क्या दे रखा था हमारे पास, 2x² प्लस 2x प्लस 9 इक्वल टू 0। अब हमें 4x का मान चाहिए, तो हमने पूरी समीकरण में क्या कर दिया, 2 का गुना कर दिया, यानी 2 का गुना 2 में करा तो 4x², फिर इस 2 का गुना 2 में करा तो कितना हो गया, 2 और 2 4x, और 9 2 कितने हो गए, 18। ये प्लस का 18 था, इसको मैं उधर ले गया तो इसने अपनी प्रॉपर्टी चेंज कर दी, यानी प्लस वाला काय में कन्वर्ट हो गया, माइनस में हो गया, यानी 4x² प्लस 4x बराबर क्या हो गया, माइनस का 18। यानी जहां पर 4x² प्लस 4x, वहां पर आप क्या रख सकते हैं, माइनस के 18, यानी माइनस के 18 प्लस 1, तो माइनस के 18 में से अगर एक जाएगा तो क्या बचेगा, प्लस माइनस के 17 बचेंगे, यानी कि ऑप्शन नंबर आपका सी वाला एकदम क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। क्लियर है दोस्तों, चलो और आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन हमारा क्या बोल रहा है, समझते हैं हम अगले क्वेश्चन को। समझते हैं भाई, अगला क्वेश्चन हमारा क्या बोल रहा है। चलो अगले क्वेश्चन को पहले तो यही के यही है, जितना कट रहा उतना काट दो आप आराम से, है ना भाई, काट ही सकते हैं, दोनों एक जैसे है ना, ये दोनों गए। अब बचा क्या, 10,000 बटे 10, और आप ये माइनस का है तो नीचे आके काय का हो जाएगा, प्लस का, यानी कितना, 1 2 3 4 5 6 7 और 8, एक जीरो से एक जीरो, और इस 3 जीरो से ये 3 जीरो पड़ गए, यानी बचा क्या, 1 बटे 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5। अब देखो आप 5 वाला ऑप्शन कहां दिख रहा है आपको, 1 2 3 4 5, यानी ऑप्शन नंबर बी आपका क्या हो जाएगा, एकदम सही हो जाएगा। क्लियर है दोस्तों, चलो और आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा क्या बोल रहा है, अगला क्वेश्चन है 3 की घात -5 इंटू 9 की घात -5 कौन में 27 की घात -2 इंटू 243 की घात -2। सबसे पहले ऐसे सवालों में हमें क्या करना रहता है कि सबके आधार समान करने होते हैं। देखो सबसे छोटा आधार कितना है, 3 है, तो आप सबसे पहले इसको लिख दो, 3 की घात -5, 9 को आप क्या लिख सकते हैं, उसको लिख सकते हैं आप 3 की घात 2, और ये क्या हो जाएगा, -5। 27 को क्या लिख सकते हैं आप, 3 की घात 3 और -2, और 243 को आप क्या लिख सकते हैं, लिख सकते हैं 3 9 27 81 243, यानी 3 की घात 5 लिख सकते हैं, तो आप इसको क्या लिख देंगे, 3 की घात 5 और -2। सबके आधार एकदम समान हो गए, तो देखो अब इसको सॉल्व कर लेते हैं थोड़ा। ये हो गया 3 की घात -5 इंटू 3 की घात -10, ये कितना हो गया भाई, 3 की घात -6 इंटू 3 की घात माइनस के कितने हो गए, 10। देखो भाई इनको जोड़ लेते हैं ऊपर, तो ऊपर क्या हो जाएगा, 3 की घात -15, और ये 10 और 6 कितने हो गए, 16, यानी 3 की घात -16। ये -16 अगर ऊपर जाएगा तो काय का हो जाएगा, प्लस का, यानी सवाल कैसा बन जाएगा, वो बन जाएगा 3 की घात -15 और प्लस के क्या, 16। अब माइनस के 15 में से अगर प्लस के 16 जाएंगे तो प्लस का कितना बचेगा, 1 बचेगा, यानी आंसर क्या हो जाएगा, 3 की घात 1। अब 3 की घात 1 कितना होता है, 3 होता है, यानी कि ऑप्शन नंबर ए हमारा एकदम क्या होगा, सही होगा। क्लियर है दोस्तों, चलो एक बार और समझ लो सवाल को, बहुत ज्यादा कठिन नहीं है, बस आधार समान करने थे। 3 की घात -5 इंटू 9 की घात -5 अपन में 27 की घात -2 इंटू 243 की घात -2 का मान क्या होगा। सबसे पहले देखो सबसे छोटा आधार कितना है, 3 है, तो हम सारे को कन्वर्ट करें में 3 में,
जैसे ये तो 3 है, ये 9 को क्या लिख सकते हैं, 3 की घात 2। कैसे भाई, ये 9 है ना, तो इसको तोड़ दो आप ऐसे। भाई ये 3 से कितनी बार कटा, 3 बार, और 3 से कितनी बार कट गया, 1 बार, मतलब ये क्या बन गया, 3 का वर्ग। क्लियर है, तो मतलब 3 का वर्ग आप क्या लिख देंगे, 9 लिख देंगे, और ऊपर तो माइनस की घात 5 है ही सही। 27 को क्या लिख सकते हैं ऐसे, अगर यहाँ 27 आ जाएगा तो यहाँ 27 ले लो, फिर 3 से काट दो, तो 3 से कितनी बार कट जाएगा, 9 बार। ऐसे ही 243 को क्या लिख सकते हैं, 3 की घात 5। अब आप आराम से देखें कि 2 का गुना अगर -5 में करा तो माइनस के 10, 3 का गुना 2 में करा तो 6, 5 का गुना 2 में करा तो कितना आ गया, 10 आ गया। सबके आधार एकदम समान है, ऊपर वाले घाती जुड़ जाएगी, यानी 5 और 10 कितने हो गए, 15, 6 और 10 कितने हो गए, 16। दोनों के आधार एकदम कैसे है, समान है। अब जब दोनों के आधार समान है तो घाते ऊपर चली जाएगी, यानी जो ऋणात्मक घाते ऊपर जाके कैसी हो जाएगी, धनात्मक हो जाएगी, यानी क्या हो जाएगा, 3 की पावर -15 प्लस के 16। तो -15 में से अगर प्लस के 16 जाएंगे तो प्लस का कितना बचेगा, 1, और प्लस का 1 मतलब 3 की घात 1 कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। क्लियर है दोस्तों, चलो और आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, एक ट्रक को 4 मीटर लंबी, 2 मीटर चौड़ी और 1 मीटर ऊंचाई की रेत से भर दिया गया है, यदि 1 घन मीटर की रेत की कीमत कितनी हो, 1000 रुपए हो। यानी 1 घन मीटर जो रेत की कीमत है दोस्तों, वो कितनी है हमारे पास, 1000 रुपए। कितनी है, 1000 रुपए। 1 घन मीटर का रेट है 1000 रुपए। चलो क्लियर है भाई, और घन मीटर काय में आता है, आयतन में आता है। तो देखो भाई, लंबाई कितनी दे रखी, 4, चौड़ाई कितनी दे रखी भाई 2, और लंबाई कितनी दे रखी 1। तो क्या आप इसका आयतन निकाल सकते हैं, आराम से निकाल सकते हैं। जैसे क्या, 4 गुना 2 गुना 1, यानी कितना आ गया, 8 घन मीटर आ गया। कितना आ गया भैया, 8 घन मीटर। और 1 घन मीटर का वैल्यू कितना है, 1000 रुपए है। जब 1 घन मीटर का वैल्यू 1000 रुपए, तो टोटल जो हमारा पैसा खर्च होगा वो कितना होगा, 8000 रुपए। यानी ऑप्शन नंबर सी हमारा दोस्तों एकदम क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। यानी आप ऐसा भी बोल सकते हैं भैया कि एक घनाभ की लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई इतनी है, तो घनाभ का आयतन कितना होगा, यानी LBH। क्लियर, चलो और आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है, अगला क्वेश्चन बढ़िया क्वेश्चन है। वो हमसे बोलना चाह रहा है भैया, x+1 और x² माइनस x+1 इक्वल टू क्या आएगा। क्लियर है दोस्तों, तो कुछ नहीं भैया, आपस में गुना कर दो। जैसे x का गुना x² में किया तो कितना हो गया, x का क्यूब, और ये कितना हो गया, माइनस x इंटू एक्स कितना हो गया भाई, x² हो गया। क्लियर है दोस्तों, और ये क्या हो गया, प्लस का x। फिर अब आप 1 का गुना कर देंगे इसमें, 1 का गुना आप कैसे x में करेंगे तो क्या हो जाएगा, x², और 1 का गुना वापस x में करेंगे तो माइनस के x, और वापस 1 का गुना 1 में करेंगे तो 1 आ जाएगा। अब आप आराम से देखिएगा, ये माइनस वाला, ये प्लस वाला, ये प्लस वाला, ये माइनस वाला, तो बचा क्या भैया, ये बचा हमारे पास x का क्यूब, और प्लस में क्या बचा 1। यानी कि हमारा ऑप्शन नंबर ए एकदम क्या हो जाएगा दोस्तों, सही हो जाएगा। कुछ नहीं करना था, बस आपस में क्या करना था, गुना करना था। क्लियर है, एक बार x का गुना करा पूरे में, और एक बार 1 का गुना करा। एक बार 1 का गुना करोगे तो वैसा का वैसा ही लिखना, मान में कोई परिवर्तन आएगा नहीं। चलो आगे बढ़ते हैं। अगला है 1.2 का वर्ग क्या होगा। बहुत बढ़िया, ऐसे पूछा भाई 1.2 का वर्ग क्या होगा, यानी इसको आप ऐसा लिख सकते हो 1.2 इंटू 1.2। तो भाई नीचे क्या आ जाएगा, 100 आ जाएगा। पॉइंट के बाद 1 अंक, पॉइंट के बाद 1 अंक, यानी 2 जीरो कहाँ आ जाएंगे, नीचे आ जाएंगे। 12 का वर्ग कितना होता है, 144। अब देखो आप 100 से भाग देना है तो कितना आ जाएगा, 1.44 आ जाएगा। हमेशा ध्यान रखना, बड़ा क्वेश्चन कभी गलत नहीं होता है, जो छोटा क्वेश्चन रहता है वो सदैव गलत होता है। ध्यान रखना, तो ऐसे क्वेश्चन को आप सावधानी पूर्वक करें, अच्छा रहेगा आपके लिए। क्योंकि कोई क्वेश्चन ना तो छोटा होता है ना बड़ा होता है, वहां क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट हमारे लिए होता है, जिसका जो क्वेश्चन हमें आता है। तो किसी को भी हल्के में ना ले कि ये भाई बड़ा है ये छोटा है, बिल्कुल भी है ना, ध्यान रखें, क्योंकि हर एक क्वेश्चन 1 नंबर का है। चलो आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है, औसत निकालिए। बढ़िया भैया, ये क्वेश्चन हर बार आता ही है, इसका बहुत बढ़िया काम है। अब औसत क्या हो जाएगा, 1 और 7 8, 8 और 2 10, 10 और 8 18, 18 और 2 कितने हो गए 20, 20 का कितना आ गया 0, कैरी आउट कितने किए 2, 3 2 5, 5 4 9, 9 5 14, 14 और 3 कितने हो गए 17, 17 और 2 कितने हो गए 19, और ये कितने 5, तो ये कितना हो जाएगा 5 3 15, बचे कितने भाई 4, 5 8 40। यानी हमारा जो आंसर आएगा वो कितना आ जाएगा 38 आ जाएगा। यानी ऑप्शन नंबर बी हमारा एकदम क्या होगा दोस्तों, सही होगा। क्लियर है, मैं आशा करता हूं कि आपको यहां तक समझ में आया होगा। चलो और आगे जाते हैं हम। अगला है, एक परीक्षा में एक विद्यार्थी 20% अंक प्राप्त करता है और 30 अंकों से अनुत्तीर्ण हो जाता है। एक अन्य विद्यार्थी 32% अंक प्राप्त अर्जित करता है, लेकिन न्यूनतम उत्तीर्णांक अंकों से 42 अधिक प्राप्त करता है, तो उत्तीर्ण का प्रतिशत ज्ञात करें। बहुत ज्यादा कठिन सवाल नहीं है। सबसे पहले देखो आप
कि 20% और 32% में अंतर कितने का है। तो आप आराम से बोल देंगे कि सर यहाँ पर जो अंतर है वो कितने का है, 12% का है। कंडीशन कैसी है, विपरीत कंडीशन है। एक व्यक्ति फेल हुआ, एक पास हुआ, विपरीत में हमेशा जुड़ता है। एक कितने से फेल हुआ, 30 अंकों से, और एक किससे भैया 42 ज्यादा लिया है, यानी कि 30 और 42 कितने हो गए, 72। यानी 12 से कितनी बार कट गया, 6 बार। यानी कि अगर हम टोटल 1% का वैल्यू निकाल लें तो 1% का वैल्यू कितना आएगा, 6 आएगा। क्लियर है दोस्तों। आगे देखो कि एक परीक्षा में 20% अंक प्राप्त करता है और 30 अंकों से फेल हो जाता है। तो देखो अगर 20% और 30 अंक अगर वो लेकर आए तो व्यक्ति के बारे में क्या बात बोल दी जाए कि वो पास हो गया। तब उसने ये बोला कि इसका परसेंट क्या है। तो देखो 1% का मान अगर 6 है तो 6 से काट दो कितनी बार, 5 बार, तो यहाँ परसेंट में कन्वर्ट हो जाएगा। तो 20 और 5 25, यानी पास होने के लिए व्यक्ति को कितने परसेंट अंक चाहिए, 25%। यानी कि ऑप्शन नंबर बी आपका क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। ऐसे सवाल को देख के घबराना नहीं कभी भी, बहुत आसानी से एक परीक्षा में एक विद्यार्थी 20% अंक प्राप्त करता है और 30 अंकों से अनुत्तीर्ण हो जाता है। मतलब कोई बच्चा अगर 30 अंक और लाता तो पास हो जाता। एक अन्य विद्यार्थी 32% अंक अर्जित करता है लेकिन न्यूनतम उत्तीर्ण अंकों से 42 अंक अधिक प्राप्त करता है, तो उत्तीर्ण प्रतिशत ज्ञात कीजिए। देखो एक 20%, एक 32%, यानी परसेंट में अंतर कितने का हो गया, 12 का। और एक फेल हुआ, एक पास हुआ, यानी विपरीत कंडीशन। विपरीत कंडीशन में हमेशा क्या होता है, बच्चों जुड़ता है। तो भाई 30 और 42 कितने हो गए, 72, यानी 12% बराबर 72। तो 1% का वैल्यू कितना आ गया, 6 आ गया। कोई व्यक्ति 20% अंक लाता है और 30 अंक से फेल हो जाता है, 20% अंक प्राप्त करता है और 30 अंकों से फेल हो जाता है, यानी 20% और 30 अंकों को जोड़ दो तो क्या हो जाएगा, पास हो जाएगा। जब हमें पता है कि 1% का वैल्यू 6 है तो 30 का कितना होगा, 6 से काट दिए 5 बार, यानी 30 अंकों को कन्वर्ट कर लिया हमने 5% में। तो 20 और 5 कितने हो गए, 25। यानी जो हमारा आंसर बनेगा वो क्या बनेगा, ए वाला एकदम क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। चलो आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है, एक 150 मीटर लंबी रेलगाड़ी 60 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से दौड़ते हुए एक पुल को 30 सेकंड में पार करती है, पुल की लंबाई क्या होगी। तो देखो आपको पता होना चाहिए कि भाई चाल बराबर हमेशा क्या होता है, चाल बराबर होता है भाई दूरी बटे समय। क्लियर है दोस्तों। अब सबसे पहले आप देखेंगे कि उसकी चाल कितनी है, 60, और आपको यहां हमेशा काय का गुना करना है, 5/18 का करना है। क्यों करना है मैं इन द 1 सेकंड आपको बता रहा हूं। 150 मीटर लंबी ट्रेन है और पुल की लंबाई पता नहीं, और कितने सेकंड में, 30 सेकंड में। अब मैं आपको रटाना नहीं चाहता हूं कि आपने 5/18 का गुना क्यों करना है, लेकिन आप आराम से देखो कि जो चाल होती है वो काय में होती है, किलोमीटर प्रति घंटे में होती है। क्लियर है दोस्तों। अब अपने को पता होना चाहिए कि 1 किलोमीटर में कितने मीटर होते हैं। चलो देखो ऑप्शन भी बढ़िया है, 1000 मीटर होते हैं, है ना भाई। और 1 घंटे में सेकंड कितने होते हैं, 3600 सेकंड होते हैं। जैसे 1 मिनट में 60 सेकंड, तो 60 इंटू 60 कितना हो गया, 3600 हो गया। तो यहाँ क्या लिख देंगे आप, यहाँ लिख देंगे आप 3600 सेकंड। ये 2 जीरो से 2 जीरो कटा, 2 से कितनी बार कटा, 5 बार। तो ये 2 से कितनी बार कट गया, 18 बार, यानी 5/18 मीटर पर सेकंड। यानी कि जहां जहां आपको किलोमीटर प्रति घंटे दिखे वहां वहां अगर आप उसमें 5/18 का गुना कर देते हैं तो जो आपका आंसर आ जाता है वो काय में आ जाता है, मीटर पर सेकंड में। अब आप आराम से देखो, 6 से कटा 3 बार, 6 से कटा 5 बार, 3 से कितनी बार कटा, 20 बार, और 20 5 100, 100 इंटू 5 कितने हो गए, 500, और बराबर में कितना आ जाएगा, 150 और प्लस के पी। 50 में से 15 गए तो कितने बचे, 35, यानी 350। यानी प्लेटफॉर्म की जो लंबाई है वो कितनी आ गई, 350 मीटर। क्लियर है दोस्तों। चलो और आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन क्या है। अगला क्वेश्चन है, 5 विद्यार्थियों ने सभी संभावित तरीकों में युग्मों में स्वयं का वजन किया। वजन 90 किलोग्राम, 92 किलोग्राम, 93 किलोग्राम, 94 किलोग्राम, 95 किलोग्राम, 96 किलोग्राम, 97 किलोग्राम, 98 किलोग्राम, 100 किलोग्राम और 101 किलोग्राम थे। 5 लड़कों का कुल वजन क्या था। आराम से, अच्छा क्वेश्चन है, ऐसे क्वेश्चन आने चाहिए परीक्षा में। अब 5 है तो आप मान लो कि एक ए होगा, एक बी होगा, एक सी होगा, एक डी होगा और एक कौन होगा, ई होगा। 5 विद्यार्थियों के सभी संभावित तरीकों में युग्मों में। अब युग्म क्या होता है, युग्म बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है। युग्म का मतलब होता है पेयर, कि जैसे मान लो कि मैं अकेला ए व्यक्ति हूं, क्या हूं भैया, अगर मैं अकेला क्या हूं, ए व्यक्ति हूं, तो मेरे पेयर किस किस व्यक्ति से बन सकते हैं,
तो मेरे पेयर एक तो बी से बन सकता है, मेरा एक पेयर सी से बन सकता है, मेरा एक पेयर डी से बन सकता है, और मेरा एक पेयर काय से बन सकता है, ई से बन सकता है। यानी कि मैं 4 लोगों के साथ संबंध स्थापित कर सकता हूं। ऐसे बी भी 4 लोगों के साथ स्थापित कर सकता है संबंध, सी भी 4 लोगों के साथ कर सकता है, डी भी कर सकता है और ई भी कर सकता है। यानी कि हर एक बंदा कितनी बार आएगा, 4 बार आएगा। जैसे ए प्लस बी, ए प्लस सी, ए प्लस डी, ए प्लस ई, यानी हर एक व्यक्ति आएगा नहीं आएगा, 4 बार आराम से आएगा। तो अब आप क्या करो कि इन सबको जोड़ दो। जैसे सारे शुरू कहां से हो रहे हैं, 90 से, और जा कहां तक रहे, 101 तक, और युग्म है तो कितने होंगे, 10 होंगे। अरे 5 के युग्म कितने बनेंगे, 10 बनेंगे भाई। तो आप ऐसा करो कि भाई 90 इंटू 10 कर दो, तो कितना आ जाएगा, 900 आ जाएगा। अरे 90 इंटू 10 करोगे तो क्या, अभी तो आपको अटपटा लग रहा होगा, मैं समझाता हूं कैसे। देखो 90 और 101 तक है, तो 90 का इंटू कर दो 10 में, कितना हो जाएगा, 900 हो जाएगा। अब ज्यादा कितना है, 2 3 5 4 9, 9 5 14, 14 और 6 कितने हो गए, 20, 20 और 7 27, 27 और 8 कितने हो गए, 35, 35 और 10 45, 45 और 11 कितने हो गए, 56। यानी कि यहां आप 56 और जोड़ देंगे तो टोटल आपका जो बनेगा वो कितना बनेगा, 956 बनेगा। 956 बन गया। और भैया अगर सब 4 4 बार आ रहे हैं तो क्या मैं ऐसा लिख सकता हूं कि ए प्लस बी प्लस सी प्लस डी और प्लस ई, चलो थोड़ा सा मिटा देता हूं, मजा नहीं आ रहा था लिखने में मुझे। चलो ऐसे लिख सकता हूं, ए प्लस बी प्लस सी प्लस डी और प्लस ई बराबर कितने, 956। क्लियर है दोस्तों। जैसे ए प्लस बी प्लस सी है ना, तो अभी 4 बार हर एक का संबंध किससे बन रहा है, 4 से, तो यहाँ 4 कॉमन ले लो, 4 2 8, एक बचा, 4 3 12, बचे कितने, 3 4 9 36, यानी सबका योग कितना आ गया, 239। यानी कि ऑप्शन नंबर आपका एकदम क्या हो गया, सही हो गया। बस आपको युग्म समझना था कि युग्म क्या है, संभावित युग्म। ए संभावित क्या, ए किस किस के साथ जा सकता है, ए बी के साथ जा सकता है, सी के साथ, मतलब 5 व्यक्ति है तो कितने लोगों के साथ संबंध बना सकता है, 4 लोगों के साथ संबंध बना सकता है। चलो और आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन क्या है। एक माता और पुत्री की वर्तमान आयु का योगफल 70 वर्ष है। बहुत बढ़िया। 5 वर्ष पूर्व, देखो भैया अगर मुझे कहा जाना है, 5 वर्ष पूर्व जाना है। अब आप आराम से देखो कि मेरी उम्र का योग अभी 70 है और मुझे 5 वर्ष पूर्व जाना है दो लोगों को, माँ और बेटी को, तो माइनस का 10 कर देंगे तो बचेगा कितना, 60। और 5 वर्ष पूर्व माता की आयु पुत्री की आयु की 3 गुनी थी। देखो भाई यहां देखो आप, 5 वर्ष पूर्व माता की आयु पुत्री की आयु की कैसी थी भैया, 3 गुनी थी। यानी ये 1 और ये 3। 5 वर्ष पूर्व कितना चले गए हम, 60 चले गए, यानी 3 और 1 4, 4 से कितनी बार कट गया, 15 बार। तो भैया 15 का गुना आप यहां करिएगा और 15 का गुना आप यहां करिएगा, तो ये कितना हो जाएगा भाई, 15 3 45, और ये कितना हो जाएगा, 15। तो उसने पूछा पुत्री की वर्तमान आयु ज्ञात कीजिए। तो देखो अगर वो 5 वर्ष पूर्व 15 साल की थी तो बालिका अभी कितने साल की हो जाएगी, 20 साल की हो जाएगी। यानी युवापम में फॉर्म आराम से भर सकती है। यानी ऑप्शन नंबर सी एकदम क्या हो जाएगा आपका, सही हो जाएगा। क्लियर है दोस्तों। बस कॉन्सेप्ट यही समझना था, 5 वर्ष पूर्व वाला। अगर वर्तमान में वो 70 के तो 5 वर्ष पूर्व कितने के होंगे, वो लोग 60 के होंगे। और अनुपात कैसा था, 3:1, तो 3 और 1 4, 4 से कितनी बार कट गया, 15 बार। 15 का गुना इधर की है, 15 का गुना इधर की है, तो बच्ची कितने की हो गई, 15 साल की। अब जब वो 5 वर्ष पूर्व 15 साल की थी तो कितने की हो जाएगी, 20 साल की हो जाएगी। यानी ऑप्शन नंबर आपका जो सी वाला एकदम क्या होगा, सही होगा। चलो भाई आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन हमारा क्या बोल रहा है उसकी तरफ रुक करते हैं थोड़ा सा। चलो दोस्तों अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा क्या बोल रहा है। अगला क्वेश्चन है, रवि ने 460 रुपए में एक अनुच्छेद बेचा एवं 15% का लाभ प्राप्त किया। देखो बहुत सिंपल बात है, 15% लाभ मतलब क्या, 115%, और बराबर में कितने रुपए, 460 रुपए। क्लियर है दोस्तों। अब आगे बंदा बोल रहा है अगर 20% लाभ प्राप्त करने के लिए बिक्री की कीमत क्या होगी। जब 115 बराबर इतना है तो बता भाई 120% का वैल्यू कितना होगा। तो आप आराम से देखो, 15 4 60 और 1 का गुना 4 में करेंगे तो भी क्या आएगा, 4। यानी 115 से कितनी बार कट जाएगा, 4 बार, और 12 4 कितना आ जाएगा, 48। यानी कितने रुपए में बेचेगा, 480 रुपए में अगर उसे बेचेगा तो उसे कितने परसेंट का लाभ होगा, 20% का एकदम क्या होगा, लाभ होगा। क्लियर। इसमें तो एक ही फंडा काम करता है कि दुनिया का कोई सा भी मान केवल अपने आप के मान के बराबर होता है और उसका वैल्यू हमेशा कितना होता है, 100%। जैसे 115% बराबर 460,
तो 120% की वैल्यू क्या होगी? तो होगी 480। चलो आगे बढ़ते हैं। यदि दो संख्याओं का योगफल 35 और दिघत्तर संख्या लघुत्तर संख्या से 21 अधिक है, मतलब दोनों का अंतर, यानी कि भैया ऐसा बोला है कि x प्लस वाई बराबर कितना 35 और x माइनस वाई बराबर कितना है 21 है। तो दीर्घतर यानी कि बड़ी संख्या क्या होगी, ये कट जाएगा, ये कितना हो जाएगा भाई 2x हो जाएगा, ये कितना हो जाएगा 5 और 1 6, और ये कितना हो जाएगा 3 और 2 5, तो ये 2 से कितनी बार कट जाएगा 28 बार कट जाएगा, यानी बड़ी संख्या कितनी हो गई 28। सिंपल क्वेश्चन था भाई ये ना, एकदम की दो संख्याओं का योग इतना है, अंतर इतना है, तो बड़ी संख्या क्या होगी, बस थोड़ा लैंग्वेज उसने घुमा दिया था। चलो और आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है, दी गई संख्याओं में से कौन सी बढ़ते क्रम में व्यवस्थित है? तो आप ऐसे सवालों में हमेशा कोई सा भी एक ऑप्शन उठा लो और सबको सॉल्व कर लो, है ना भाई। तो जैसे पहले ऑप्शन उठा लें 1/5, 1/4, 1/3 और 1/2। तो देखो भाई, अगर इसको भाग नहीं जा रहा जिसकी जीरो, मैं तो बोलता हूँ सब में जीरो लगा दो, सब में ही भाग नहीं जा रहा है। देखो सब में जीरो लगाए तो सब में मान तो वही आना है जीरो वाले ही। क्लियर है दोस्तों? अब देखो 5 से कितनी बार कट गया 2 बार, 4 से कितनी बार कटा 2 बार, बच्चे कितने 2, 4 से कितनी बार कट गया भाई 5 बार। क्लियर दोस्तों? वापस 3 से कितनी बार कटा 3 3 9, फिर एक बच गया, फिर 3 3 9 यानी 0.33, फिर भाग जा रहा भाई 2 से कितनी बार 5 बार। चलो इधर एक पॉइंट लगा दो, इधर भी एक पॉइंट लगा दो, तो इसका वैल्यू कितना हो गया, पॉइंट के 20, पॉइंट के 25, पॉइंट के 33, पॉइंट के 50। तो बढ़ते क्रम में, तो बिल्कुल सही बात है भाई, बढ़ते क्रम में ही देखो ये सबसे बड़ा, फिर छोटा, फिर छोटा, फिर छोटा, यानी कि आपका जो ऑप्शन नंबर है ए, वही क्या हो जाएगा एकदम सही हो जाएगा। क्लियर है दोस्तों? चलो और आगे बढ़ते, अगला क्वेश्चन। दशमलव के 3 स्थानों तक 17.85 90 76 का वर्गमूल क्या होगा? बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। देखो भाई क्या बोला, 17, 85, 90 और 76। अब इसका अपने को क्या निकालना है भाई, वर्गमूल निकालना है। तो आराम से देखोगे आप लोग भाई, इसको क्या कर सकते हैं, दो दो के पेयर बना ले, क्योंकि उसका क्या निकालना है वर्गमूल, तो दो दो के पेयर बना लेते हैं। यहाँ क्या है भाई 17, तो काय से भाग दे सकते हैं 4 से, यानी 4 4 16, जो आया भाग उसी को यहाँ जोड़ देते हैं, तो ये कितना हो गया भाई 8। 17 में से 16 गया तो कितना बचा 1, ऊपर से कितना उतारा अपन ने 2 के पेयर में 85, यहाँ पर क्या रख दे 1, नहीं यहाँ क्या ले लेते हैं 2 ले लेते हैं। तो देखो भैया यहाँ भी क्या हो जाएगा, वापस 2 अगली बार में जुड़ जाएगा। तो अभी 185 का अपन 82 का दुगना कर सकते हैं, कितना 164 पॉइंट है, तो यहाँ पॉइंट लगा दिया, बस ज्यादा मेहनत नहीं करनी। ये आंसर आ गया। देखो पॉइंट के बाद 2 कहीं नजर नहीं आ रहा है, आ रहा है क्या, नहीं आ रहा। आप ऐसे यहाँ कर सकते हैं, फिर 2 का पेयर ले लेंगे तो आप परफेक्ट निकाल देंगे उसका आंसर 4.226। लेकिन आपको ऐसे निकालना नहीं, आपको पता चल ही गया भाई एक अंक तक हम पहुंच ही गए हैं। अब एक अंक तक अगर हम पहुंच गए और वो कहीं मैच हो नहीं रहा, मतलब उसका आंसर क्या बन जाएगा, ए वाला एकदम क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। क्लियर है दोस्तों? चलो और आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन है, न्यूनतम पूर्ण वर्ग जो 3 4 5 6 एवं 8 से विभाज्य हो। बहुत बढ़िया, यानी इनका एक एलसीएम ले लेते हैं, कॉमन संख्या 3 4 5 6 और 8। तो सबसे पहले अगर हम इनका एलसीएम लेंगे तो देखो भाई 3 तो 6 में आ जाएगा और 4 काय में आ जाएगा 8 में आ जाएगा, यानी 3 और 4 तो गए, बचे कितने 2, 2 से कटा 5 बार, 2 से कटा 3 बार और 2 से कटा 4 बार। देखो 3 4 5 आपस में कहीं नहीं कटे, तो गुना कर दो, 4 3 12, 12 5 60 और 60 दुगना कितना हो गया 120। देखो सबसे पहले कि भैया न्यूनतम पूर्ण वर्ग, तो एक तो पूर्ण वर्ग क्या है 900 है, एक क्या है 2500 और एक कौन है 3600, मतलब ये वाला ऑप्शन तो एकदम क्या हो गया गलत। अब देखो 120 20 से कौन कौन डिवाइड हो रहा है, 900 हो रहा है क्या, 12 8 96 नहीं हो रहा, 2500 हो रहा नहीं हो रहा, 12 3 36 एकदम हो रहा है। तो बिल्कुल भैया जो न्यूनतम पूर्ण वर्ग संख्या होगी कितनी होगी 3600 होगी, जो कि 3 4 5 6 एवं 8 से क्या होगी पूर्णता विभाजित होगी। चलो और आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन क्या है, देसिकन का जन्म शनिवार 9 नवंबर 2002 को हुआ था, 2008 में उसके जन्मदिन पर सप्ताह का कौन सा दिन होगा? चलो ये थोड़ी महाभारत में समझा देता हूं आप लोगों को, है ना। देखो आराम से समझिएगा भैया कि 9 नवंबर 2002 उस दिन जो वार था वो क्या था भैया, शनिवार था। क्या था, शनिवार। और उसने हमसे क्वेश्चन पूछा है कि 2008 में उसके जन्मदिन पर सप्ताह का कौन सा दिन होगा। तो सबसे पहले आप आराम से समझिएगा भैया,
एक होता है साधारण वर्ष। क्या होता है भैया? अरे एक होता है साधारण वर्ष। साधारण वर्ष में दिन कितने होते हैं? 365 दिन होते हैं। कितने होते हैं? 365 दिन होते हैं। साधारण वर्ष की एक कंडीशन होती है कि वर्ष का प्रथम और अंतिम दिन समान होता है। कैसा होता है भैया? समान होता है। अब मैं ऐसा क्यों समझा रहा हूं? क्योंकि क्वेश्चन को आप मैं समझाऊंगा, इसलिए इन चीजों को समझना बहुत जरूरी। जैसे साधारण वर्ष में दिन कितने होते हैं? 365 दिन होते हैं। साधारण वर्ष में प्रथम और अंतिम दिन कैसा होता है? एक समान होता है। क्योंकि हम 2002 से 2008 पर जाएंगे तो हमारे पास साधारण वर्ष भी आएंगे, लीप वर्ष भी आएंगे, तो दोनों का कॉम्बिनेशन करके हमें 2008 तक पहुंचना है। तो देखो आप, अगर मैं 365 दिन में बोलूं कि 1 जनवरी को क्या है? रविवार है। अगर 1 जनवरी को रविवार है तो 31 दिसंबर को क्या होगा? अभी मैं साधारण वर्ष की बात कर रहा हूं। तो देखो आप, दिन कितने होते हैं? 365। अगर एक दिन उसमें से चला गया तो बचे कितने? 364। और एक सप्ताह में 7 दिन होते हैं, तो 7 5 35, बचा कितना? 1 7 2 14। यानी शेष दिन कितने बचे हमारे पास? शेष दिन बचे हमारे पास 0। यानी ये बात तो एकदम क्लियर हो गई कि अगर आप साधारण वर्ष में वर्ष का प्रथम दिन और अंतिम दिन क्या होता है? समान होता है। अब देखो, मैं थोड़ी सी और आगे आपको कहानी समझाता हूं। अगर मैं आपसे बोलूं कि 1 जनवरी 2002 को रविवार है, तो 1 जनवरी 2003 को कौन सा दिन होगा? अब आप आराम से देखिएगा, जब मैं आपसे पूछूं कि 1 जनवरी 2002 को क्या हो? रविवार हो, और आगे मैं आपसे बोल दूं कि 1 जनवरी 2003 को कौन सा दिन होगा? 1 जनवरी 2003 को कौन सा दिन होगा? तो अब आपको मैंने अभी बताया कि 2002 कैसा है? साधारण वर्ष है। साधारण वर्ष में वर्ष का प्रथम और अंतिम दिन कैसा होता है? समान होता है। यानी अगर 1 जनवरी 2002 को रविवार है तो 31 दिसंबर 2002 को भी क्या होगा? रविवार होगा। अब 31 दिसंबर 2002 के बाद तारीख क्या आएगी? 1 जनवरी 2003। अब 1 जनवरी 2003 को क्या होगा? एक दिन बढ़ जाएगा। क्लियर है? अब ऐसा का ऐसे ही अगर आप क्या देखेंगे कि लीप वर्ष में देखेंगे, तो लीप वर्ष में दिन आपका अगले साल के लिए कितने बढ़ जाते हैं? 2 दिन बढ़ जाते हैं। क्यों बढ़ जाते हैं? क्योंकि लीप वर्ष एक तो 366 दिन का होता है। और क्यों होता है? क्योंकि भैया उसके अंदर जो हमारी फरवरी आती है वो कितने की आती है? 29 की आती है। कितने की आती है? 29 की। इसलिए कितने दिन बढ़ जाते हैं? यानी कि आप ऐसा बोल सकते हैं कि अगर साधारण साल से अगले साल में जाते हैं तो एक दिन बढ़ता है, और लीप वर्ष में कितने दिन बढ़ते हैं? 2 दिन बढ़ते हैं। बस इतनी सी कहानी थी। अब हम सवाल को करते हैं। चलो भाई देखो, अब आप बोर्ड पे सवाल ने क्या पूछा है। देखो, कॉन्सेप्ट पूछा है तो कॉन्सेप्ट याद होना बहुत जरूरी है। चलो भैया, अब आप देखो कि 9 नवंबर 2002, तो आपको 2003 में जाने के लिए कितना दिन बढ़ना पड़ेगा? 1। 4 में जाने के लिए आपको कितने दिन? 2, क्योंकि भैया लीप वर्ष है। 5 में 1, 6 में भी 1, 7 में भी 1, और 8 में आपको जो दिन बढ़ेंगे भैया 2 बढ़ेंगे। अब 2 दिन क्यों बढ़ेंगे जरा समझो आप, क्योंकि 9 नवंबर 2008, और भैया 2008 कैसा है? लीप वर्ष है। 4 से डिवाइड हो रहा है? नहीं हो रहा, बराबर हो रहा है। तो देखो, अब नवंबर में जाना है तो आप फरवरी को क्रॉस करके जाओगे? नहीं जाओगे? फरवरी को जब क्रॉस करके जाओगे दिन कितने आ जाएंगे? 2। अब आप आराम से देखो, 2 3 4 5 और 2 7, मतलब 7 से 7 कट गया, मतलब दिन कितना बढ़ेगा? 1 बढ़ेगा। अब दिन 1 बढ़ेगा तो शनिवार में अगर 1 दिन बढ़ेगा तो आपका जो आंसर आएगा वो क्या आ जाएगा भैया? रविवार। यानी कि 2008 में उसके जन्मदिन पर सप्ताह का कौन सा दिन होगा? यानी रविवार का दिन होगा। यानी कौन सा होगा? आज ही का दिन होगा। आज रविवार ही है, यानी आज छुट्टी का दिन होगा। क्लियर है? तो आपका जो आंसर बनेगा वो बी वाला बनेगा। तो मैं आशा करता हूं कि आपको सारे क्वेश्चन समझ में आए होंगे, और आप इसी तरह लगातार हमारे साथ बने रहिएगा। हम आपको ऐसे ही हर एक सवाल के सॉल्यूशन देते रहेंगे, और हमारी जल्द ही अगले वीडियो में मुलाकात होती है। जय हिंद, जय भारत।